अस्सलामुअलैकुम। हम बायोएनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोएनर्जेटिक्स एफएससी की बुक में चैप्टर नंबर 11 है। मैं एमडी कैट की शुरुआत इसी चैप्टर से करने लगा हूं। तो याद रखें बायोएनर्जेटिक्स क्या होती है। बायोएनर्जेटिक्स इज़ अ ब्रांच विच डील्स विद द एनर्जी कन्वर्जन्स एंड एनर्जी रिलेशनशिप्स। यानी कि बायोएनर्जेटिक्स बायोलॉजी में पढ़ी जाने वाली एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी की कन्वर्जन्स को डील करते हैं। एनर्जी की एक फॉर्म का, एनर्जी की एक शक्ल का दूसरी शक्ल में मुंतकिल हो जाना, इसके साथ डील करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ एनर्जीज़ के दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। बायोएनर्जेटिक्स बेसिकली लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस करती है। यानी कि आप फिज़िक्स में जो लॉज ऑफ या थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं वो लॉज जो थर्मोडायनेमिक्स पे अप्लाई होते हैं वही लॉज बायोएनर्जेटिक्स पे भी अप्लाई किए जाएंगे। इसके बाद जो तीसरी बात है वो ये है कि बायोएनर्जेटिक्स मेनली दो प्रोसेसेस के साथ डील करती है, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास रेस्पिरेशन आ जाता है और दूसरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। याद रखें कि आपकी बुक में फोटोसिंथेसिस को पहले डील किया गया है और रेस्पिरेशन को बाद में, लेकिन मैं पहले रेस्पिरेशन को डील करूँगा। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान सबसे पहले हम एक छोटा सा डिफरेंस को देख लेते हैं। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, जबकि फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर्स को तोड़कर उनके मोनोमर्स बना देते हैं, जबकि एनाबॉलिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मोनोमर्स को तोड़ के बल्कि मोनोमर्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं वो बना देते हैं। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। याद रखें कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हम एक्सर्गोनिक प्रोसेस भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हम एक्सर्गोनिक प्रोसेस भी कहते हैं, जबकि एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम एंडरगोनिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसके बाद जो चौथा मेन डिफरेंस है वो इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का है, चौथा और पांचवा। रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। प्रोडक्ट्स में रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर शामिल होते हैं, जबकि प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल पे। यानी कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल का होना ज़रूरी नहीं है, वो ना भी हो तो रेस्पिरेशन चलेगी। जैसे हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्पिरेशन का अमल जारी रहता है। जबकि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है क्लोरोप्लास्ट हो, या सबसे बढ़कर जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ है वो पिगमेंट है, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डिपेंडेंट है अपॉन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। इसके बाद रेस्पिरेशन आ जाती है। तो याद रखें कि रेस्पिरेशन एक ऐसा कम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सीरीज़ इन्वॉल्व होती हैं ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव रिएक्शंस की। यानी कि मैं ये कहूँगा कि फोटोसिंथेसिस ही सिर्फ एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बल्कि रेस्पिरेशन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का रिडॉक्स रिएक्शन है जो सिर्फ सिंगल स्टेप पे मुश्तमिल नहीं है बल्कि सीरीज़ ऑफ स्टेप पे मुश्तमिल है। इसकी मेन प्रोडक्ट्स, याद रखें कि अभी मैंने जब डिफरेंस की बात की तो उसमें मैंने प्रोडक्ट्स में ये बताया था कि रेस्पिरेशन के मेन जो प्रोडक्ट्स हैं, मेन नहीं सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उल्ट। लेकिन मैं अब मेन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। रेस्पिरेशन हो क्यों रही है? आपकी एटीपी बनाने के लिए, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, जिसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड लगे होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं,
जिनके टूटने से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, साथ ही साथ वाटर भी रिलीज होता है। यानी कि हमें ये पता चला कि रेस्पिरेशन का प्राइमरी प्रोसेस एनर्जी प्रोड्यूस करना है। एनर्जी क्यों प्रोड्यूस की जा रही है, इसके लिए मेन चीज़ें 3 हमें मद्देनज़र रखनी होंगी। सबसे पहली बात आ जाती है आपकी ट्रांसपोर्ट की, यानी कि रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्ट के लिए की जा रही है। ट्रांसपोर्ट कौन सी ट्रांसपोर्ट? फॉर एग्जाम्पल जैसे मुख्तलिफ मूवमेंट्स होती हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी कि सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बात बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि ऐसी चीज़ की ट्रांसपोर्ट जो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो और बाहर कम हो। यानी कि बाहर से अंदर ले जाने के लिए फिर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम होगा। अंदर चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी और चीज़ हो सकती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर उसकी क्वांटिटी आपके सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है तो बाहर से लेके जाने के लिए, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक ले जाने के लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए होगी। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के लिए हमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की सूरत में हमें एनर्जी रिक्वायर होगी। दूसरी बात आपकी लोकोमोशन की आ जाती है, मूवमेंट की आ जाती है। मूवमेंट के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी हमें सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन दे सकती। इसके अलावा तीसरी बात जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है वो सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स होती, पॉलीमर्स होती। यानी कि मैं ये कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट के लिए, साथ ही साथ मूवमेंट के लिए और साथ ही साथ सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए भी आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। हम चलेंगे एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखें कि रेस्पिरेशन ग्रीक वर्ड एरोस से निकला है। रेस्पिरेशन ग्रीक वर्ड एरोस से निकला है, जिसका मतलब एयर होता है। इसके बाद अगर मज़ीद बात करें तो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है, जबकि मज़े की बात यह है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस ही होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि पता ये चलता है कि दोनों में पहला स्टेप बिल्कुल सेम है। ये दोनों की पहली सिमिलैरिटी अभी तक हमने देखी। पहला स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स की अगर बात करें तो ये ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नेक्स्ट स्टेप्स जो होने वाले हैं वो बेहद ही डिफरेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्रेब्स साइकिल होगा। अगर तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल चलेगा और क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने वाली है। जबकि इसके नेक्स्ट स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो इसके नेक्स्ट स्टेप्स में मेरे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैर मौजूद है, यानी वो मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। याद रखें कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं। या अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है in which the successive reactions of a particular process takes place with the help of the enzymes secreted by the microbes। यानी कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस को मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से सिक्रीट किए हुए एंजाइम की मदद से चलाया जाता है। इसके बाद याद रखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट यील्ड ऑफ एटीपी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ
एटीपी प्रोड्यूस करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, सॉरी एटीपी प्रोड्यूस करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में यूकैरियोट्स के केस में 36 एटीपी होती है। नेट यील्ड की बात की जा रही है, टोटल यील्ड नहीं बात की जा रही। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेट यील्ड कितनी है यूकैरियोट्स के केस में, वो 36 एटीपी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोकैरियोट्स के केस में नेट यील्ड ऑफ एटीपी कितनी है, टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी कितनी है, तो वो 38 एटीपी है। टोटल अमाउंट नहीं, सॉरी, नेट यील्ड ऑफ एटीपी कितनी है प्रोकैरियोट्स के केस में, वो 38 एटीपी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोट्स के केस में टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी कितनी है, तो वो 2 गुना ज़्यादा होगी, यानी कि 2 गुना से मुराद 2 एटीपी के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा। 36 एटीपी की जगह 36 एटीपी तो नेट यील्ड है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोट्स में टोटल यील्ड बताएं, तो वो 38 एटीपी होने वाली है। कितनी टोटल यील्ड? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोट्स के केस में टोटल यील्ड ऑफ एटीपी बताएं, तो वो 40 एटीपी होने वाली है। ठीक है, वो 40। ऐसा क्यों होता है? इसको तो जब हम ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ेंगे तब हमें बात मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी। ओनली 2 एटीपी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में यूकैरियोट्स के केस में नेट यील्ड 36 एटीपी और प्रोकैरियोट्स के केस में नेट यील्ड 38 एटीपी है, जबकि टोटल यील्ड 2-2 एटीपी इन दोनों में ज़्यादा होगी। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसके बाद हम मज़ीद देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या क्या होगा। साथ ही साथ एंट्री टेस्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।